जैसा कि हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में कि हम लोगों ने डचों को अंग्रेजों ने किस प्रकार से युद्ध में पराजित करके और वेदरा के युद्ध से भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी क्या रणनीति पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रहती, क्योंकि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की नौसेना बहुत ताकतवर है। इतनी ताकतवर थी कि इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चला रखी थी, मतलब इनसे परमिशन लिए बिना आप भारतीय समुद्रों का व्यापार में इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। तो किस प्रकार से इनके साथ रणनीति रहती है उसको हम लोग देखते हैं। इन्होंने यहाँ पर कूटनीति का प्रयोग किया। 1661 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटेन के राजकुमार हैं इन ब्रिटेन के राजकुमार की शादी करा दी। और ये ब्रिटेन के राजकुमार कौन है, चार्ल्स सेकंड। इनकी शादी किससे करा देते हैं, पुर्तगाल की राजकुमारी से। और ये पुर्तगाली जो राजकुमारी हैं इनका नाम है कैथरीन ब्रिगांजा। इन कैथरीन ब्रिगांजा के साथ ये विवाह करा देते हैं। और जब इनका विवाह हो जाता है तो जब ये रिश्तेदार आपस में बन गए तो इनके व्यापारिक जो संबंध जो कटु थे वो धीरे धीरे करके इनके बीच के संबंध थोड़ा सा मधुर संबंधों में बदल जाएंगे। यानी अंग्रेजों ने डचों को तो युद्ध में पराजित करके बाहर कर दिया और जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साथ इन्होंने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करके। प्रश्न बन सकता है कि कौन सी यूरोपियन कंपनी के साथ अंग्रेजों ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके और उसे भारतीय व्यापार से धीरे धीरे करके किनारे कर दिया था, वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। यहाँ पर अंग्रेजों ने शादी विवाह कराया है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ अब हम लोग चलते हैं, जो कि यहाँ पर क्रम के अनुसार अगर हम देखें तो चौथे क्रम पर आने वाली कंपनी है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई हुई है, डेनमार्क से आई हुई है। ये जो डेनमार्क से आई हुई कंपनी है इसकी अगर हम बात करें स्थापना, तो इसकी स्थापना होती है 1616 ईस्वी में। और ये भारत में प्रथम फैक्ट्री जो लगाती है ये तमिलनाडु के ट्रैंकोबार में लगाती है। तमिलनाडु के ट्रैंकोबार में ये अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं और पहली फैक्ट्री लगाने में 4 साल का वक्त ले लेते हैं, यानी 1620 ईस्वी में इनकी पहली फैक्ट्री भारत में लगती है। बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन डेनमार्क की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, इस कंपनी ने इनके बीच की जो राइवलरी है, जो इनके बीच का आपसी विवाद है, जो इनमें बिजनेस की सुप्रीमेसी को लेकर के कौन सुपर है कौन सुप्रीम है, इसको लेकर के जो इनके बीच में युद्ध और रणनीतियां चल रही हैं, उसमें डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत कुछ नहीं कर सकी। इस वजह से इन्होंने 1845 ईस्वी तक अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी और अंग्रेजों को बेचकर ये भारतीय व्यापार से बाहर चले गए। तो अंग्रेजों को बेचकर इनकी फैक्ट्री यानी 1845 ईस्वी तक डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके खरीद लिया। यानी आप देख सकते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरीके से अंग्रेजों ने बाहर किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करके। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजों ने किस तरीके से बाहर किया, वेदरा के 1759 के युद्ध में हराकर। और ब्रिटिशर्स ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोली लगाकर खरीद लिया, सारी फैक्ट्रियां खरीद कर और फिर इसको व्यापार से बाहर कर दिया। अब बची फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या है इसको देखते हैं। अगर हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये जो बातें कर रहे हैं हम लोग फ्रेंच की बात कर रहे हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है ये 1664 ईस्वी को होती है। और जो स्थापना है इन्होंने, अगर हम बात करें प्रथम कारखाना यानी पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई थी, तो इनकी पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में लगी थी। कुछ अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें तो हम लोग ये देखते हैं कि जहां पर डचों ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी, वहीं पर अंग्रेजों ने अपना पहला अस्थायी कारखाना जो टेम्परेरी कारखाना यूज किया था वहीं पर जाकर यूज किया था। जहां पर अंग्रेजों ने अपना अस्थायी परमानेंट कारखाना यूज किया था, बनाया था सूरत में, वहीं पर जाकर सूरत में 1668 में ये जाकर के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी कंपनी की स्थापना कर देती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी कंपनियों में एक विशेष अंतर इस बात का है क्योंकि ये फ्रांस की सरकार की सरकारी कंपनी है, और जब ये सरकारी कंपनी है तो ये प्राइवेट रूप से अपने निर्णय नहीं ले सकती। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इन सभी को हराने में एक बहुत बड़ा कारण इसका ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनी होना भी था, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी थी, अपने खुद के निर्णय ले सकती थी। जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ की सरकार की सरकारी कंपनी है, एक सार्वजनिक कंपनी है, तो सरकार का अपना एक नियमावली है, बिना उस नियमावली के युद्ध और संधि कुछ भी नहीं कर सकते थे। इस वजह से समय पर
ये ताकतवर होते हुए भी समय पर ये कोई निर्णय नहीं ले पाते थे, इस वजह से ब्रिटिशर से ये भी बाहर हो जाते हैं। और इनके बीच क्या स्थिति बनती है, इनके बीच कर्नाटिक युद्ध होते हैं। पुस्तकों में यहाँ कर्नाटक युद्ध लिखा हुआ होता है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि कर्नाटक वर्तमान का जो क्षेत्र है उस कर्नाटक की बात नहीं की जा रही है। ये कर्नाटक का क्षेत्र, आज हम कर्नाटक को देखते हैं तो पश्चिमी क्षेत्र में बनता है, लेकिन जो यहाँ कर्नाटक युद्ध लड़े जा रहे हैं वो पूर्वी क्षेत्र में लड़े जा रहे हैं, यानी वो बंगाल की खाड़ी के तट पे लड़े जा रहे हैं। जबकि हम रियलिटी, अगर वास्तविकता वर्तमान की देखें तो जो कर्नाटक युद्ध पुस्तकों में लिखा है वो कर्नाटक शब्द का इस्तेमाल केरल और कर्नाटक राज्य की बात हो रही है, वो हमारे अरब सागर के तट पर है, पर ये युद्ध अरब सागर के तट पर नहीं हुए थे। कर्नाटक युद्ध आपसे पूछता है, कर्नाटक युद्ध पहली बार कितने हुए थे, तो 3 हुए थे। संख्या में 3 युद्ध हुए हैं, और तीनों युद्ध में जो अंतिम और निर्णायक युद्ध था, उस निर्णायक युद्ध के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने धराशायी हो जाती है और भारतीय व्यापार से वो भी बाहर हो जाती है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था वो था वांडीवास का युद्ध। ये वांडीवास का क्षेत्र जो है ये तमिलनाडु में है, और ये वांडीवास का युद्ध होता है 22 जनवरी 1760। ये 22 जनवरी 1760 को जो युद्ध होता है वांडीवास, ये युद्ध हमेशा 2 लोगों के बीच होगा, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से युद्ध हार जाती है। कुल मिलाकर हमने देखा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से भारतीय बाहर हो चुकी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेदरा के युद्ध से बाहर हो चुकी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में बोली लगा के खरीद लिया हुआ है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 3 कर्नाटिक युद्ध लड़े, और इसमें तीसरे वाले कर्नाटिक युद्ध के अंतर्गत 22 जनवरी 1760 को वांडीवास नामक क्षेत्र पर, जो वर्तमान में तमिलनाडु में है, वहां के क्षेत्र पर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अंतिम रूप से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय व्यापार से बाहर हो गई। प्रश्न पूछता है, कौन से निर्णायक युद्ध के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने नहीं टिक सकी? वो युद्ध है 22 जनवरी 1760 का वांडीवास का युद्ध। अब हम लोग देखते हैं जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जो स्वीडन देश से आई है, ये कंपनी सबसे लास्ट में आती है। बहुत कुछ इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं होता है। जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस स्वीडिश की अगर हम बात करें तो कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में होती है, और ये कंपनी भारतीय व्यापार में इतनी परेशानियों को देखते हुए स्वयं भारतीय व्यापार से बाहर हो जाती है। कुल मिलाकर जो अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी कंपनियां थीं वो धीरे धीरे करके सब किनारे होती चली गईं, और जब सभी यहाँ से कंपनियां चली गईं, वहां पर बची केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो भारतीय व्यापार पर अब उसका यहाँ पर एकाधिकार हो जाता है, एक मोनोपोली हो जाती है। ये ट्रेड मोनोपोली धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने व्यापार में एकाधिकार स्थापित किया, फिर व्यापार में एकाधिकार स्थापित करते करते भारतीय शासन प्रशासन में हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप करने के बाद फिर ये धीरे धीरे भारत में शासन करने लगते हैं, यानी ट्रेडर्स से रूलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी यहाँ पर व्यापारी कंपनी जो थी, ये व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे यहाँ पर शासन सत्ता के क्षेत्र में आ जाती है। और ये जो शासन सत्ता के क्षेत्र में आती है, तो हम लोग ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो अंग्रेज रहे, उन्होंने, हमने ये तो देखा कि कंपनियों को कैसे कैसे इन्होंने किनारे किया है, लेकिन अब हम लोग ये देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने भारत विजय का लक्ष्य रखा और भारत में कैसे कैसे क्षेत्र इन्होंने जीते हैं। किस प्रकार से ये क्षेत्र को जीतते हैं उसे हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं। तो भारत में जो अंग्रेज रहे, अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को अपना टारगेट बनाया। इसलिए बनाया क्योंकि बंगाल का क्षेत्र बड़ा है, उपजाऊ है, और बहुत सारा राजस्व वहाँ से प्राप्त होता है। यानी अगर हम इसको एक मैप से देखने की कोशिश करें तो हम लोग देखेंगे कि भारत में जो अंग्रेज आए, उन्होंने भारतीय विजय करने में, भारत को जीतने में सबसे पहला टारगेट उन्होंने बंगाल को बनाया। जब भी हम यहाँ बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? वर्तमान का पश्चिम बंगाल इसी क्षेत्र में शामिल है, जो हमारे भारत का एक राज्य है। वर्तमान का बिहार भी इसी क्षेत्र में शामिल है। वर्तमान का झारखंड भी इसी क्षेत्र में शामिल है, क्योंकि झारखंड सन 2000 में बिहार से अलग होता है। झारखंड के अलावा यहाँ पर ओडिशा भी शामिल है, और ये तो हमारे भारतीय राज्य हैं। इसके अलावा जो 1971 में कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, जो 1971 में बन के आया, वो पूरा बांग्लादेश भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत था। यानी अगर देखें तो इतना बड़ा क्षेत्र था, और ये बहुत उपजाऊ है, समुद्र का तट है, अंग्रेजों को समुद्री व्यापार करना है, एक लंबा तट है इसके साथ।
इन सभी कारणों से भारत में सबसे पहली विजय कोशिश जो अंग्रेजों ने की वो बंगाल के क्षेत्र में की। प्रश्न पूछा जाता है, भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले जब अपनी विजय का लक्ष्य रखा तो किस क्षेत्र को टारगेट बनाया? तो बंगाल के क्षेत्र को टारगेट बनाया। बंगाल के बाद इन्होंने इस क्षेत्र पे टारगेट किया और इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं मैसूर का क्षेत्र। वर्तमान में कर्नाटक का जो क्षेत्र है और थोड़ा सा केरल का भाग जो है, आज की डेट में अगर बात करें तो उस समय का पूरा ये मैसूर क्षेत्र कहलाता था। इस मैसूर के क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपना द्वितीय टारगेट रखा, दूसरा टारगेट रखा। यहाँ पर आप सभी जानते हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान। ये जो टीपू है ये हैदर अली का बेटा ही है। हैदर अली और टीपू को यहाँ पर पराजित करके कुल 4 लड़ाइयाँ लड़ी और इन 4 लड़ाइयों के बाद इन्होंने इसको कब्जा कर लिया था। अंत में जाकर 1799 ईस्वी में मैसूर पर भी कब्जा हो जाता है। बंगाल में इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे और वो बहुत प्रसिद्ध आप सभी जानते हैं। एक प्लासी का युद्ध इन्होंने लड़ा था और दूसरा इन्होंने लड़ा था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, तो जो प्लासी का युद्ध लड़ा था वो इन्होंने 1757 ईस्वी में लड़ा था और अगर हम बात करें बक्सर का युद्ध तो ये 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। तिथि वाइज अगर बात कर दें तो 23 जून को है। तिथियां फिलहाल अभी याद करने का समय नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध होता है। डिटेल्ड क्लास में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ये जो 2 युद्ध लड़े, इन 2 युद्धों के बाद जो बक्सर का युद्ध था ये निर्णायक साबित हुआ। इस बक्सर के युद्ध को जो निर्णायक हम कह रहे हैं उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें भारतीय शासकों की जो सेनाएं थी वो 3-3 सेनाएं एक साथ मिलकर के लड़ रही थी और उसके बाद भी अंग्रेज विजयी हो गए थे। इस प्लासी के युद्ध में तो केवल धोखे का युद्ध था, ये एक षड्यंत्र का युद्ध था। वास्तव में ये युद्ध था ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र था। तो हम लोग इसको कई बार प्लासी का षड्यंत्र भी बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला के साथ उसी का सेनापति मीर जाफर थोड़ा सा षड्यंत्र करके दगाबाजी कर जाता है, इस वजह से ये युद्ध हार जाता है। तो इन 2 युद्धों से इसने बंगाल को कब्जा किया अंग्रेजों ने। फिर मैसूर में 4 लड़ाइयाँ लड़ी, हैदर अली और टीपू दोनों मारे गए। इन 4 लड़ाइयों के बाद 1799 ईस्वी तक मैसूर पे भी कब्जा हो गया। उसके बाद के क्षेत्र में यहाँ पर कब्जा होता है अंग्रेजों का और ये उस समय के मराठे थे क्योंकि ये मराठी भाषा बोलते थे, बहुत लड़ाकू थे, वर्तमान महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे। शिवाजी ने इनका नेतृत्व किया था। ये मराठे लोग बहुत लड़ाकू थे। अंग्रेजों ने इनको तीसरा टारगेट बनाया, यानी भारत विजय के क्रम में सबसे पहले बंगाल, दूसरे नंबर पे मैसूर और तीसरे नंबर पे मराठे रहे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ का जो क्षेत्र था, ये हम देखें तो वर्तमान में कुछ पाकिस्तान में चला गया है। यहाँ पर जो शासन चल रहा था वो सिखों का शासन था, यानी सिखों पर अंग्रेजों ने अपना चौथा टारगेट रखा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत विजय के क्रम में अंग्रेजों ने कैसे कैसे किया, सबसे पहले बंगाल, उसके बाद मैसूर। कई बार कालक्रम का प्रश्न पूछा जाता है। बंगाल है, मैसूर है, फिर मराठे हैं, उसके बाद सिख हैं और फिर धीरे धीरे करके जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह का यहाँ तक ही शासन बचा हुआ था और ये जो मुगल शासक रहे इनको भी अंत में 5वें नंबर पे जीत लिया। आप सभी को पता है 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के समय अंतिम मुगल बादशाह यहाँ पर थे जिन्हें हम लोग बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं क्योंकि ये जफर के नाम से शायरियाँ लिखते थे मिर्जा गालिब के साथ, इस वजह से इन्हें बहादुर शाह जफर कहा जाता है। यही अंतिम मुगल बादशाह साबित हो गए और कुल मिलाकर के अंतिम मुगल बादशाह हुए। इस वजह से अब हम ये देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके भारत को किस प्रकार से जीता है। तो अंग्रेजों का भारत जीतने का ये सही क्रम रहा है जिस क्रम में इन्होंने देखा। तो एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन देखते हैं। सबसे पहले बंगाल, फिर मैसूर, फिर मराठे, फिर सिख और फिर बचे कुचे मुगल और फिर 1857 की क्रांति तक भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो अंग्रेजों ने जब कब्जा किया तो उन्होंने अपने इस पूरे क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए 3 प्रेसिडेंसी बनाई। यहाँ पर प्रेसिडेंसी शब्द का आसान भाषा में आप मतलब समझ सकते हैं, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्रशासन करके एक सरकार के तौर पे चलाया जाए उसे प्रेसिडेंसी कहते थे। अंग्रेजों ने यहाँ 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी। उनमें सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी बंगाल प्रेसिडेंसी। इस बंगाल प्रेसिडेंसी के बाद थी बम्बई प्रेसिडेंसी। इसी बम्बई को वर्तमान में हम लोग मुंबई बोलते हैं, ये बम्बई प्रेसिडेंसी। और फिर यहाँ पे थी मद्रास प्रेसिडेंसी। कई बार इनके संस्थापकों के नाम पूछ लिए जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि आप ये बताइए कि ये जो कलकत्ता है, इस कलकत्ता का संस्थापक कौन था?
तो कलकत्ता का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है, तो वो है जॉब चारनाक। जॉब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। बंबई का अगर हम पूछ ले कि बंबई का संस्थापक कौन है, तो बंबई का संस्थापक है गेराल्ड आंगियार। और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछता है कि मद्रास के संस्थापक का आप नाम बता दीजिए, तो मद्रास का जो संस्थापक है वो है फ्रांसिस डे। ये सबके संस्थापक हैं। 3 प्रेसिडेंसी सरकारें चल रही हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी बंगाल है, दूसरे नंबर पे बंबई है और तीसरे नंबर पे मद्रास प्रेसिडेंसी है। मद्रास प्रेसिडेंसी का क्षेत्र दक्षिण भारत का, बंबई प्रेसिडेंसी का क्षेत्र ये, और बाकी बची पूरी कलकत्ता यानी बंगाल वाली प्रेसिडेंसी है। तो कुल मिलाकर के 3 प्रेसिडेंसियां हैं। इन तीनों प्रेसिडेंसियों में जो प्रशासक नियुक्त किए थे, वो राज्यपाल नियुक्त किए थे, उनको गवर्नर कहा जाता था। यानी जो यहां सबसे बड़ा अधिकारी बैठेगा उसे बंगाल का गवर्नर कहा जाएगा, ऐसे ही जो बंबई में सबसे बड़ा अधिकारी बैठेगा उसे बंबई का गवर्नर कहा जाएगा, और ठीक इसी प्रकार मद्रास का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसे मद्रास का गवर्नर कहा जाएगा। यानी तीनों क्षेत्रों में अपने अपने गवर्नर हैं। अब इन्हीं के तहत भारत में अंग्रेज प्रशासन चलाना शुरू करते हैं, और इस प्रशासन के तहत कुछ परिवर्तन समय समय पर करते रहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के क्षेत्र में, हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था कि सभी को बाहर करके इकलौता भारत में मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली थी, यानी भारत में व्यापारिक एकाधिकार हो गया था। इस कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार स्थापित हो जाने के बाद यहां पर कंपनी को फायदे में जाना चाहिए था, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अचानक से घाटे में चली गई, और इतना घाटे में चली गई कि उसको लोन लेने के लिए ब्रिटेन में एक फाइल लगानी पड़ी कि हमारे पास अब कंपनी बचाने भर का भी पैसा नहीं बचा है, हमें उतना पैसा जरूर दिया जाए ब्रिटेन से कि हम अपनी कंपनी को भारत में बचा सकें, जब वहां से कमाएंगे तो पैसा वापस कर देंगे। तुरंत अंग्रेजों को यह लगने लगा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय व्यापार पर इकलौती कंपनी बची है, तो फिर ये लोन कैसे मांग सकती है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कंपनी के अधिकारी भ्रष्ट हैं या कुछ कंपनी के भीतर गलत चल रहा है। उसी को रेगुलेट करने के लिए, उसी को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए, कंपनी पर नकेल कसने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक रेगुलेटिंग एक्ट भेजा, और ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। उसके तहत क्या प्रावधान किए गए, हम लोग उस रेगुलेटिंग एक्ट को देखते हैं कि किस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट में और क्या प्रावधान करते हैं अंग्रेज यहाँ पर, उनको भी यहीं पर देख लेते हैं। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है, नाम से ही स्थापित है, इसका नाम स्थापित है, नाम से पता चल रहा है कि रेगुलेशन के लिए है। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है, 1773 ईस्वी में आता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन क्या है, वो है कि जो बंगाल है, इस बंगाल प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर बैठता था, अब उसे बंगाल का गवर्नर ना कह के बल्कि उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी बंगाल के गवर्नर का प्रमोशन कर दिया गया। और बाकी जो 2 प्रेसिडेंसी थी, अभी हम तीनों प्रेसिडेंसी जब देख रहे थे तो 2 छोटी प्रेसिडेंसियां थी, बंबई प्रेसिडेंसी और उसके अंडर में मद्रास प्रेसिडेंसी। यानी कुल मिलाकर ये दोनों प्रेसिडेंसियां मद्रास और बंबई बंगाल के अंदर डाल दी गई, और यहाँ पे सबसे बड़े अधिकारी को अभी भी गवर्नर ही कहा गया। यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी भी अभी भी गवर्नर ही है, और गवर्नर जनरल, जिसे हम शॉर्ट में जीजी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जी फॉर गवर्नर जनरल, तो ये गवर्नर जनरल बंगाल का बना दिया गया, और ये प्रोविजन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कर दिए गए। यानी कुल मिला के बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत में बंगाल गवर्नर जनरल का पद लाया गया। इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं अगर बंगाल गवर्नर जनरल पद लाया गया है, तो ये पद पहले तो गवर्नर था, अभी हम कह रहे थे तीनों के अपने सबसे बड़े बड़े अधिकारी गवर्नर हैं, तो उसी गवर्नर पद को हटा के गवर्नर जनरल शब्द ले आया गया है। अब हम देखते हैं कि कई बार प्रश्न बहुत सारा कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्टूडेंट को इस बात की कंफ्यूजन हो जाती है कि बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था, या भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था, या फिर वायसराय कौन था। समय समय पर शब्दावली चेंज होती रही है और इनके पोस्ट चेंज होती रही हैं, तो उनको हम लोग ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इन पे प्रश्न बनते हैं और आसानी से इन्हें कैसे किया जाए। 1 मिनट के अंदर हम लोग इसको समझते हैं। कैसे प्रश्न बनेगा, पूछेगा कि आप ये बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे, इसको बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे कि यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पद चलता हुआ आ रहा था, वो पद चलता आ रहा था बंगाल का गवर्नर, और बंगाल का गवर्नर पद चेंज करके कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल।
ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये किस एक्ट से बनाया गया है उसे हम लोगों को ध्यान रखना है। ये था रेगुलेटिंग एक्ट, और ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आया हुआ है? 1773। इस एक्ट से ये पोस्ट बंगाल का गवर्नर चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल बन गई। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये एक्ट किसके समय आया था। ये एक्ट आया था वारेन हेस्टिंग्स के समय। ये वारेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, और उसी के समय एक्ट आता है 1773 का, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स की ज्वाइनिंग 1772 में हो जाती है। तो वो जब आया था तो बंगाल का गवर्नर बन के आया था, तब ऐसा पोस्ट था ही नहीं। ये 1773 का पोस्ट जो लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इसमें पहली बार ये पोस्ट लाया गया, यानी बंगाल का गवर्नर पद हटा दिया गया, इस पद को समाप्त करके ये पद लाया गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस पद पर तो ये व्यक्ति अंतिम रहा होगा, और ये पद नया आया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस पद पर जाने वाला ये व्यक्ति प्रथम रहा होगा। यानी आपसे प्रश्न पूछेगा कि आप ये बताइए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। फिर पूछा जाएगा आप बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। यानी दो प्रश्नों का उत्तर वारेन हेस्टिंग्स है। स्टूडेंट कंफ्यूज इस बात को हो जाता है लेकर कि उसे लगता है कि बंगाल का गवर्नर यहां भी लिखा, बंगाल का गवर्नर यहां भी लिखा है, पर यहां शब्द पे ध्यान दीजिए, जनरल लिखा हुआ है, गवर्नर जनरल, वो भी कहां का? बंगाल क्षेत्र का। तो बंगाल का गवर्नर जनरल पद आया, ये बंगाल का गवर्नर पद हटा के जब ये हट गया तो इसका अंतिम हो गया, और जो नया पद आया उसका पहला हो गया। अब जो व्यक्ति आएगा, कॉमन सेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो अब इसके वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो भी आएगा वो इस पद पर आएगा, क्योंकि ये पद तो अब समाप्त हो गया, यही पद लाया गया, इस एक्ट से लाया गया। तो जब इस एक्ट से ये नया पद लाया गया तो अब अगला व्यक्ति जो भी आएगा, उस व्यक्ति की अगर हम बात करें तो वह व्यक्ति किस पद पर आएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब ये पोस्ट चल रही है बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल के पोस्ट पे आएगा। इस बंगाल के गवर्नर जनरल पद का एक बार और प्रमोशन किया गया, और प्रमोशन करके इसको क्या कह दिया गया? अब बंगाल का ही नहीं, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा, यानी ये बनेगा भारत का गवर्नर जनरल। अब हम ये देखेंगे किस एक्ट से ऐसा कहा गया। जैसे यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट से कहा गया था, तो यहां किस एक्ट से कहा गया? यहां कहा गया चार्टर एक्ट 1833। ये जो 1833 में चार्टर एक्ट आया, ये जिसके समय आया वह व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, अब जब ये पोस्ट हटा के ये पोस्ट लाई गई है, क्योंकि एक बार और प्रमोशन हुआ, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये पद समाप्त किया गया है तो इसका अंतिम व्यक्ति यही रहा होगा। ये पद क्योंकि नया लाया गया है इसलिए इसका प्रथम व्यक्ति यही रहा होगा। यानी अब फिर से प्रश्न को देखिए, कहेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर पूछेगा भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला। तो भारत का गवर्नर जनरल पहला हो गया, यही लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि यही पोस्ट तो बदल के इसमें आ गई। अब जो व्यक्ति आएगा इस पोस्ट पर आएगा, यानी अब आगे ये वाली पोस्ट चलती जाएगी। ये वाली पोस्ट है जो नई नई आ रही है, उनको हम ऊपर सर्किल में कर दे रहे हैं। अब जो अगला व्यक्ति यहां पर आएगा, इसका मतलब है वह व्यक्ति इस पोस्ट पे आएगा, यानी भारत का गवर्नर जनरल। ये भारत का गवर्नर जनरल बन के आएगा। इस भारत के गवर्नर जनरल का, क्योंकि 1857 में भारत में क्रांति हो गई, जब क्रांति हो गई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अंग्रेजों को समाप्त करना पड़ा, और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो एक नया पद वो लेकर आए, भारत का वायसराय। ये जो भारत का वायसराय पोस्ट आई है, ये अगर हम बात करें तो किस अधिनियम से आई? क्योंकि जब पोस्ट का नाम चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई अधिनियम लाया जा रहा है। तो यहां कौन सा अधिनियम था? यहां था भारत शासन अधिनियम 1858। ये जो भारत शासन अधिनियम 1858 था, ये किसके समय आया? जिसके समय क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति जिसके समय हुई थी, वह व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग था। और इस लॉर्ड कैनिंग को देखें तो ये पोस्ट चलती हुई पोस्ट को समाप्त करके ये पोस्ट लाई गई है, यानी इसका तो हो जाएगा ये अंतिम, और ये पोस्ट पहली बार आई है इसलिए इसका हो जाएगा प्रथम। फिर प्रश्न क्या बनेगा? कहेगा आप बताइए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था?
उत्तर आएगा लॉर्ड कैनिंग। पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय कौन था, उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। इसका मतलब दो दो प्रश्नों के उत्तर ये लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक और वारेन हेस्टिंग्स है। अब जो भी व्यक्ति आएगा वो किस पद पर आएगा, भारत का वायसराय। ये भारत के वायसराय के पद पर आता जाएगा। फिर दो प्रश्न आपसे और बनते हैं यहां पर, वो भी देख लेते हैं। पूछेगा कि अब आप बताइए कि अंतिम वायसराय कौन था भारत का। अंतिम वायसराय का मतलब जिसके समय देश को आज़ादी मिल गई हो, क्योंकि आज़ादी के बाद तो भारतीय वायसराय यहाँ पर भारत के लिए बन के नहीं आएंगे। वायसराय का मतलब होता है ब्रिटेन के राजा या रानी का भारत में प्रतिनिधि, क्योंकि ब्रिटेन के राजा और रानी यहाँ पर नहीं शासन कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधि यहाँ बैठकर शासन कर रहा है, उसी को हम लोग वायसराय कह रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो अंतिम वायसराय के रूप में कौन आ गया, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी ने भारत का विभाजन किया था, लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को इसने योजना रखी थी जिसे विभाजन योजना कहा जाता है। तो ये अंतिम वायसराय साबित हुआ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की आज़ादी के बाद भी ये भारत में रहा। भारत की आज़ादी के बाद जब ये भारत में रहा तो भारत आज़ाद हो चुका है, इसलिए वायसराय शब्द अब इस्तेमाल नहीं होगा। अब इस्तेमाल उसके लिए होगा गवर्नर जनरल शब्द, क्योंकि वायसराय का मतलब होता है ब्रिटेन के राजा का प्रतिनिधि। और अब भारत जब स्वतंत्र हो गया है 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद अब वहां के राजा का प्रतिनिधि का कोई भी मतलब फिलहाल तो नहीं बचता है। इस वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि यही पहले वायसराय भी था इसलिए वो शब्द भी इस्तेमाल हो जाता है इसके लिए, वायसराय, वो कौन था, तो उत्तर अगेन आपका होगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन 1948 में भारत से गया था। तो 1948 में भारत से गया है, जब 1947 में आज़ाद हो गए तो स्वतंत्र भारत का ये पहला भी हो गया। फिर उसके बाद इस पर एक भारतीय व्यक्ति को बैठाया गया और वो थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन है, ये प्रथम व्यक्ति रहे भारतीय और यही अंतिम भी रहे, क्योंकि इसके बाद कोई भारतीय व्यक्ति इस पर नहीं बैठेगा। प्रथम और अंतिम जो कि भारतीय गवर्नर जनरल के पद पर आए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर जनरल बन रहे हैं। ये पुस्तकों में यहाँ वायसराय शब्द लिखा हुआ होता है। वायसराय का मतलब 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो गया, क्योंकि वायसराय का मतलब ब्रिटेन के राजा का प्रतिनिधि, और जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है तो उनके राजा का प्रतिनिधि यहाँ शब्द इस्तेमाल ही नहीं होगा, इसलिए शब्द गवर्नर जनरल आना चाहिए। तो अगर पूछा जाए कि आप ये बताइए भारतीय जो इस व्यक्ति पर पहले इस पोस्ट पर बैठे वो भारतीय व्यक्ति कौन थे, पहले और वही आखिरी भी हो गए, क्योंकि बाद में यही पोस्ट बदलकर भारत के राष्ट्रपति की पोस्ट में कन्वर्ट हो गई। जब हमने अपना संविधान लागू किया तो यही पोस्ट हमारे भारत के राष्ट्रपति में बदल गई। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ऐसे पहले और अंतिम भारतीय रहे हैं जो गवर्नर जनरल के पोस्ट पर आए। यहां पर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। स्वतंत्र भारत शब्द जैसे ही आता है लोग चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को टिक कर देते हैं, वो गलत है। स्वतंत्र भारत में भी रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला हो जाएगा। परंतु अगर आपसे पूछा जाए भारतीय शब्द जब इस्तेमाल होगा तो भारतीय शब्द आते ही पहले और आखिरी दोनों ही यही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो गए। उसके बाद यही पद हमारा बदल कर और ये क्या हो गया, आपको पता है कि राष्ट्रपति में बदल गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पटना बिहार के हैं और वही हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हो गए। तो ये आपका सिस्टम है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।